बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा चल रहा होगा। आज हम ई कैट के लेक्चर 7 में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेक्चर 7 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इस चैप्टर का शुरू का हिस्सा है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी और उनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। तो इनके जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनका हम एक उसको टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, कंपैरिजन भी हो जाएगा और अंदाज़ा हो जाएगा। तो विद रिलेटेड टू द डिस्कवरीज एंड देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो कैसे बन सकते हैं इसे देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है पेज 1 पर लेक्चर 7 के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो these elementary particles are discovered by this is just as a preamble to start with, कि इसको आगाज़ करने के लिए। और इसमें मतलब ये कोई बहुत यूजुअल क्वेश्चन नहीं। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है इसका क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है, प्रोटॉन जो है ईजेन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। हु नेम्ड दीज पार्टिकल्स? तो इलेक्ट्रॉन का जो नेम है दैट वाज सजेस्टेड बाय जे स्टोनी। डिस्कवरी से जे थॉमसन ने की है और इसका नाम इलेक्ट्रॉन जे स्टोनी ने रखा है ड्यू टू इस रिजेम्बलेंस विद द इन प्रॉपर्टीज़ विद द इलेक्ट्रिसिटी। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, न्यूट्रॉन चैडविक ने ही डिस्कवर किया और उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया। एक्सपेरिमेंट, यानी किस एक्सपेरिमेंट से ये पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुए हैं और उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ग्लास ट्यूब है, इलेक्ट्रोड्स अटैच हैं, वैक्यूम पंप के साथ इक्विप्ड है। इसकी जो कंडीशंस हैं डिस्चार्ज ट्यूब की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के वक्त, उसमें 5000 से 10,000 वोल्ट्स की स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई और प्रेशर बहुत लो रखा गया, 0.01 टॉर। याद रहे कि नॉर्मल प्रेशर जो है एयर का वो 760 टॉर होता है और 0.01 टॉर के मीनिंग है कि 1 टॉर का भी 100th पार्ट। प्रोटॉन की डिस्कवरी में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से क्या फ़र्क है? प्रोटॉन की डिस्कवरी में सेम डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई लेकिन उसमें परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया गया। इसीलिए उस परफोरेटेड मतलब जिसमें होल थे, तो उसमें से कैथोड में से पास करके जब ये स्ट्राइक की ग्लास पर तो फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुए। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल से हमने ब्रिलियम पर बम्बार्ड किए तो उससे कार्बन और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। इस रिएक्शन को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे क्योंकि ब्रिलियम स्टेबल है और उस पर जब अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किए तो उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया और उसमें कार्बन और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। इनिशियल नेम कैथोड रेज कहते थे इलेक्ट्रॉन्स को। लेटर ऑन ये बाद में पता चला कि ये रेज नहीं है, इनका तो मैस है, इनका मोमेंटम है। रेज रेडिएशन जो है उनका मैस नहीं होता, तो फिर ये पार्टिकल कहलाए। लेकिन शुरू में इनको कैथोड रेज कहते थे। प्रोटॉन जो है इनको शुरू में पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज बोलते थे, यानी कैनाल पैसेज को कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड में से ये पास कर जाते थे इसलिए इन्हें कैनाल रेज कहते थे। न्यूट्रॉन का शुरू से ही नाम न्यूट्रॉन है। एंटी पार्टिकल, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है। तो जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन कहलाते हैं। चार्ज की वैल्यू है ये सब हमें याद भी रखनी है। इसके चार्ज की वैल्यू एक है एब्सोल्यूट चार्ज, यानी एक्चुअल चार्ज जो है उस पर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू सेम है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ESU में कहें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो ये 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। फिर एक टर्म है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज मीन
यानी जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको हम एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, और जब उसको एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसे ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जैसे हम ये कहें कि अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो रिलेटिव चार्ज -1 और +1 है। मैस है, मैस इनके किलोग्राम में भी गिवन है, सबके मैस याद करने पड़ेंगे हमें, स्पेशली जो मैस AMU में है, इससे बहुत MCQ आसानी से डेवलप हो सकते हैं। देखिए जो मैस है इलेक्ट्रॉन का 5.4858 इंटू 10⁻⁴ AMU। एक तो ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि अगर किसी का मैस AMU में गिवन है तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल एक है, यानी ये 5.4858 इंटू 10⁻⁴ AMU एक इलेक्ट्रॉन का मैस है। और इसी तरह से AMU में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस है तो वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मैस है। और अगर हमें कभी वो ये कहें कि आप इसका जो मैस है, अगर हमें क्वेश्चन ऐसे हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस बताएं, तो हमें सिंपली ये करना है कि जो इलेक्ट्रॉन का मैस AMU में है हम AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी अगर हम लिखें 5.4858 इंटू 10⁻⁴ ग्राम AMU की बजाय ग्राम, तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस बन जाएगा। तो ये इन सब का जो मैस है जो भी AMU में गिवन है, इन सब के मैस को जब हम AMUs की बजाय ग्राम में लिख देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, तो ये उसके 1 मोल का मैस जो है वो बन जाएगा। फिर एक एवरेज मैस है। एवरेज मैस जैसे रिलेटिव चार्ज हम लेते थे तो इलेक्ट्रॉन के मैस को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, और तो फिर इसका अगर कंपैरिजन करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर है और न्यूट्रॉन थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा हैवियर और वो 1840 टाइम्स हैवियर है। इनकी जो चार्ज टू मैस रेशो है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। प्रोटॉन की गिवन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो एक्सपेरिमेंट भी है हमारा, टेक्स्ट बुक में लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो प्रोटॉन की नहीं है। प्रोटॉन की बार हमने लिख ली 9.579 इंटू 10⁻7 किलो कूलम पर किलोग्राम। इसको यूज़ कैसे करना है, इसके MCQ ऐसे अटैम्प्ट करने हैं कि ये जो चार्ज टू मैस रेशो है, इसका मतलब है कि अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो तो उस पे चार्ज की वैल्यू 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम बनती है। और सेम इज़ ट्रू फॉर प्रोटॉन। और नीचे फिर ग्राम में भी दे दी कि अगर इसके MCQ ऐसे ही बनते हैं कि बताइए 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 2 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो हमें अगर तो यही वैल्यू लिख दें 1.7588 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। और चूँकि किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो अगर 1 ग्राम के लिए करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम चार्ज की वैल्यू पर ग्राम पर किलोग्राम बता सकते हैं। न्यूट्रॉन पे चूँकि कोई चार्ज नहीं होता है तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका बिहेवियर, ये कैसे बिहेव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव प्लेट पर डिफ्लेक्ट करेंगे, न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, उन पर चार्ज नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में कैसे इफेक्ट करेंगे, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ विच इज़ कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड में से जब ये पास करते हैं तो ये बेंड कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बेंड कर जाते हैं, प्रोटॉन भी बेंड कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो वो डाउनवर्ड बेंड करेंगे और जो प्रोटॉन है ये अपवर्ड बेंड करेंगे, अपवर्ड टू द लाइन जॉइनिंग द 2 मैग्नेटिक पोल्स। और
हम ये कह सकते हैं कि अपवर्ड मूव करेंगे परपेंडिकुलर टू वर्ड्स द मैग्नेटिक एक्सिस, तो दोनों डिफ्लेक्ट होंगे जब ये पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में से इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेट पास करेंगे, उन पे चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट करता है। इम्पैक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी पे स्ट्राइक करते हैं, किसी में ऐड होते हैं तो ये रिडक्शन है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाती है। प्रोटॉन है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और न्यूट्रॉन अगर किसी से जो है एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ करें और उनको हम जो है तो ये रेडियो एक्टिविटी रिजल्ट करेंगे। पेज 2 पर देखें, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इन पार्टिकल्स की। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लोरेसेंट मटेरियल कोट होता है ग्लास पर। फ्लोरेसेंट मटेरियल वो होता है जिस पे जब चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो ग्लो करता है। तो इसके एमसीक्यूज इस तरह से बनते हैं कि वो जो ग्लो है उसका कलर कैसा होगा, फ्लोरेसेंस कैसे कॉज होगी। तो अगर तो ग्लास पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करें डायरेक्टली तो ग्रीन फ्लोरेसेंस कॉज होगी। अगर वो ग्लास जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कोटेड हो और उस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करें तो रेड फ्लोरेसेंस कॉज होगी। टिन ऑक्साइड में येलो और जिंक सल्फाइड में वाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस, जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ग्लो प्रोड्यूस होता है ग्लास के अंदर। लो प्रेशर पे वो फर्दर लो प्रेशर पे वो कम हो जाता है और फिर वो फ्लोरेसेंस कॉज होती। तो ये गैस की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो जैसे नियॉन साइन बोलते हैं, तो वो जो नियॉन साइन है उनमें जो कलर प्रोड्यूस होता है तो वो कलर इस पर डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कौन सी यूज़ की गई। तो इस हवाले से अगर डिस्चार्ज ट्यूब में आर्गॉन गैस यूज़ करेंगे तो ये येलो ग्लो करेगा। हाइड्रोजन गैस की सूरत में ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। हीलियम में पिंक कलर है, नियॉन में रेड है और ये सबसे इंटेंस कलर होता है नियॉन का, इसीलिए इसको नियॉन साइन भी कहते हैं। क्रिप्टॉन की सूरत में मल्टी कलर प्रोड्यूस होता है, ऑरेंज लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस और ग्रीनिश लाइंस प्रोड्यूस होती। मोमेंटम देखें, अगर इनका कंपैरिजन करें और मोमेंटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का देखें, इसका ऑर्डर ये है। न्यूट्रॉन का मोमेंटम ज़्यादा है और फिर प्रोटॉन का है, फिर इलेक्ट्रॉन का है। इनकी आयनाइजेशन पावर को अगर हम कंपेयर करें, न्यूट्रॉन का चूँकि मैस ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है। इफ़ दे मूव विद द सेम वेलोसिटी तो इनकी मोमेंटम जो है वो फिर मैस के ऑर्डर में है। आयनाइजिंग पावर, तो आयनाइजिंग पावर जो है वो इलेक्ट्रॉन की है ज़्यादा प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन की आयनाइजिंग पावर नहीं है, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी है दे कैन नॉट आयनाइज। पेनिट्रेशन पावर है, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन की है, फिर प्रोटॉन की है और इलेक्ट्रॉन की सबसे कम है। वेवलेंथ है, चूँकि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो पार्टिकल हैं जिनका मैस है वो भी वेव नेचर रखते हैं और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये इक्वेशन है वेवलेंथ बताने के लिए उस वेव की जो पार्टिकल से प्रोड्यूस होगी। तो h/mv, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है जिससे वो पार्टिकल मूव करेगा, m उसका मैस है। चूँकि वेवलेंथ मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो उसका मैस सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो न्यूट्रॉन का मैस सबसे ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। कॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल उसे बोलते हैं जो किसी और से मिलके नहीं बना हो। प्रोटॉन की कंपोजिशन ये है, चूँकि ये खुद प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलके बनते हैं तो इसमें 2 अपवर्ड और 1 डाउनवर्ड क्वार्क होता है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं तो मतलब केमिस्ट्री में तो ये इस तरह से नहीं दिया, जस्ट एक हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट। और न्यूट्रॉन जो उसमें 2 डाउन और 1 अप जो है वो क्वार्क होता है। पेज 3 पर हम एटॉमिक मॉडल्स को देख लेते हैं।
एटॉमिक मॉडल्स। पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरीज और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एमसीक्यू। एटॉमिक मॉडल क्या है कि जब ये डिस्कवर हो गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो फिर ये कोशिश शुरू हो गई कि ये जाना जाए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस तरह से मौजूद हैं। इसे हम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं कि जब हमें ये समझने की कोशिश करें कि एटम के अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे मौजूद हैं। इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो एटॉमिक मॉडल हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जिक्र तो आएगा, न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में तो कुछ 4 साल का फ़र्क है, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन के कोई इलेक्ट्रॉन के बाद कोई 50 साल लगे करीब। तो ये एटॉमिक मॉडल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले से हैं। अभी जो फेमस एटॉमिक मॉडल है उनमें जे थॉमसन का मॉडल है, इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। उनका ख्याल ये था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। अब इस रदरफोर्ड इनके स्टूडेंट थे, इनकी लैब में काम करते थे जे थॉमसन के। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन स्कैटर्ड फॉर्म में है, उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक किए, इसे स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उसमें देखा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल पास कर गए हैं, कुछ डिफ्लेक्ट कर गए हैं। और चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल का मैस जो है वो प्रोटॉन के मैस से 4 टाइम्स होता है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कैसे मुमकिन था कि प्रोटॉन अगर स्कैटर्ड फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फॉर्म में हैं, तो वह अल्फ़ा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकें। तो यहाँ फिर रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के मॉडल को रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, ये सारे प्रोटॉन मिलकर अगर किसी इकट्ठे किसी एक जगह पे मौजूद हों जो बहुत छोटी सी हो, और तो फिर ही ये मुमकिन है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस छोटी सी जगह को जिसमें सारे प्रोटॉन मिलकर इकट्ठे मौजूद हैं, उसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो रदरफोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इनके मॉडल में ये मॉडल लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पे बेस करता था। जैसे जो है सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में अर्थ और डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं, मार्स वगैरह, वो सन के अराउंड मूव करते हैं। डिफेक्ट इसमें यह था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी से क्या मतलब, ये मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जस्टिफाई नहीं कर सका, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है तो उसके रिवॉल्व करता है, तो उनके मुताबिक उस वक़्त जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, उसकी एनर्जी खर्च होती है। और एक वक्त आना चाहिए कम होते होते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और न्यूक्लियस में क्लैश कर जाना, जिसका मतलब एटम को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो एटम तो ख़त्म नहीं होते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम के मुताबिक। तो क्यों नहीं है, इसका आंसर नहीं दे सके रदरफोर्ड। फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उस वक़्त ये ख्याल था उस रदरफोर्ड के पीरियड में कि एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्चुअली लाइन था और किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इनमें फ़र्क ऐसे है कि जब हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं तो इसकी मीनिंग ये है कि कुछ सर्टन स्पेसिफिक अलाउड वैल्यूज़ हैं जो कि पॉसिबल हैं, जो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं। और चाहे हाइड्रोजन लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो मून में है या कहीं और है, तो हाइड्रोजन एटम्स को जब भी मौका मिलेगा कुछ ख़ास वैल्यूज़ हैं एनर्जी की जो एब्जॉर्ब और इमिट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम में ये पाबंदी नहीं हो और हम कहें कि कोई भी वैल्यू एनर्जी की एब्जॉर्ब या इमिट हो सकती है, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये फिर लाइन स्पेक्ट्रम है क्यों नहीं है और कंटिन्यूस क्यों नहीं है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सके रदरफोर्ड। ये जो स्पेक्ट्रम है और इस स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन के, ये इन मॉडल से बहुत पहले साइंटिस्ट जो हैं इस पर वर्क कर चुके थे और स्पेक्ट्रम पे नज़र आने वाली जो लाइंस हैं उनको स्टडी कर चुके थे। तो ये मॉडल उसको जस्टिफाई नहीं कर सका हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। फिर बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल जो है वो प्लैंक्स थ्योरी पे बेस करता है। प्लैंक्स थ्योरी ये थी कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होती है क्वांटाइज्ड होती,
देखिए क्वांटाइज्ड के मीनिंग ये हैं कि कुछ ख़ास वैल्यूज़ हैं एनर्जी की जो सिर्फ एब्जॉर्ब या इमिट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एटम जब चाहे कभी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, कभी कोई कर ले, पहले से मुख्तलिफ कर ले। ये तो है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एनर्जी की वो एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में बोहर मॉडल के मुताबिक डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से सेकंड में, थर्ड में या किसी 7 ऑर्बिट में जा रहा है तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ एब्जॉर्ब करेगा और वापस आएगा तो डिफरेंट वैल्यूज़ इमिट करेगा। लेकिन वो जो फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या सेकंड से फर्स्ट में आने के लिए जो एनर्जी इमिट करेगा वो फिक्स है। वो जब भी हाइड्रोजन को मौका मिलेगा तो फर्स्ट से सेकंड के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तो सेम वैल्यू एनर्जी की जो है वो एब्जॉर्ब या इमिट होगी। तो बोहर ने अपना मॉडल अपने एटम की जो उसको पोर्ट्रे किया, उसको समझा वो प्लांक्स थ्योरी से कहा। प्लांक्स थ्योरी के मुताबिक ये था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड मैनर में एब्जॉर्ब या इमिट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन हर वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करते हैं और एक ख़ास वैल्यू एनर्जी की एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं। इसके ज़रिए से हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया। इसके पास्टुलेट्स में ये भी बताया गया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का NH/2π होता है। इसको MCQs में यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को। n जो है इसमें वो ऑर्बिट है कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1 है, सेकंड ऑर्बिट में तो n की वैल्यू 2 है और mvr उसका एंगुलर मोमेंटम है। h/2π तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। अब इस मॉडल को कैसे MCQs में यूज़ कर सकते हैं? देखिए अगर रेडियस हमारे पास है किसी ऑर्बिट का, बोहर मॉडल के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को लेके स्टडी किया गया इस मॉडल में क्योंकि वो सबसे सिंपल, सबसे लाइटर एटम है। तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व करता है तो उसका अगर हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो ये इक्वेशन है कि R1 = 0.529 एंगस्ट्रॉम और इनटू n², अभी 1² लिखा है जैसे। तो यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस मालूम करना है तो n की जगह 1 लिख देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में मालूम करना है तो जो है 1 की जगह 2 और फिर 3 और 4 उसका स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 से तो ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। जब हम डिफरेंस फाइंड करें ये जो फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में जो रेडियस, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड से थर्ड में जाएं तो जो डिफरेंस है, थर्ड से फोर्थ में जाएं तो जो डिफरेंस है, तो हमें ये पता चलता है। देखिए R1 की वैल्यू जो है वो आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। R2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होगी, 0.529 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रेडियस से 4 टाइम्स हो गया। R3 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस जो है थर्ड ऑर्बिट में वो फर्स्ट ऑर्बिट का 9 टाइम्स हो गया। R4 का मतलब वो 16 टाइम्स हो गया। इसको इससे जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते, एक तो किसी भी ऑर्बिट में वो हमें इलेक्ट्रॉन का रेडियस हाइड्रोजन एटम में फाइंड करने के लिए कहेंगे तो ऐसे हम करेंगे कि 0.529 को मल्टीप्लाई करेंगे उस ऑर्बिट से जिसमें हमें रेडियस फाइंड करने के लिए कहेंगे। तो देखें जैसे R इंक्रीज़ करता है, यानी जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो ऑर्बिट तो रेडियस भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ रेडियस है वो भी इंक्रीज़ करता है। पहले और दूसरे ऑर्बिट में 4 टाइम का डिफरेंस था, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में, सेकंड और थर्ड में 9 टाइम्स है और जो थर्ड और फोर्थ में वो 16 टाइम्स का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो जो ऑर्बिट्स के दरमियान गैप है वो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर फाइंड करनी है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती। उसका फाइनल इक्वेशन जो है जो MCQs में यूज़ होगी कि एनर्जी इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। जहाँ यूनिट्स का ख्याल करना ज़रूरी है कि अगर कभी हमने एक एटम के लिए एनर्जी मालूम करनी है और जूल में करनी है तो वैसे होगी, और अगर हम -13.31 कर दें Z²/n² तो ये पर मोल, 1 मोल एटम के लिए एनर्जी होगी और ये किलो जूल में होगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करें तो Z तो 1 हो जाएगा और n की वैल्यू चेंज करते जाएं, n की जगह 1 2 3 4 लिखें
तो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम हो जाएगी। और फिर अब अगर हम डिफरेंस फाइंड करें कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, और तो ऐसे हम जब ऑर्बिट हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। यानी याद रखिएगा कि जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है। यानी पहले से दूसरे ऑर्बिट में गए तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जितना मतलब सपोज करो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 थी तो सेकंड ऑर्बिट में जाके वो 20 होगी, तो डिफरेंस हो गया 15 का। लेकिन जब सेकंड से वो थर्ड में गया है तो 20 से वो होगी 30। एनर्जी तो इंक्रीज की, लेकिन जो डिफरेंस है 20 और 30 के दरमियान वो 10 का है। थर्ड से फोर्थ में गया तो 30 से वो 35 हो गया, तो डिफरेंस कम होती जा रही, एनर्जी बढ़ रही है लेकिन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और जो ऑर्बिट है, जैसे हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। इक्वेशन को अगर देखें कि ई एन इज इक्वल टू E1 माइनस E1 ओवर एन स्केयर, तो दिखने से लगता है कि जैसे एनर्जी जो है वो एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन चूंकि नेगेटिव साइन है तो इसलिए ये इन्वर्सली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए याद रखिएगा कि एनर्जी और जो ऑर्बिट हैं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हायर द ऑर्बिट हायर विल बी दी एनर्जी। पेज 4 पे देखें। पेज 4 पर दोबारा रेडियस और एनर्जी को देखा है कि अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी और एटम के लिए हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे हम उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं रेडियस और एनर्जी की। रेडियस की इक्वेशन है जो फाइनल एप्सिलॉन नॉट हाइड्रोजन एटम के लिए एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर और पाई एम जी ई स्केयर, इनमें सब कांस्टेंट्स हैं, सिर्फ n चेंज हो सकता है और z चेंज हो सकता है। n है ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और z जो है वो एटॉमिक नंबर है एटम का, तो अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर लिखा जा सकता है। यहाँ पे सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, अभी हम देख के भी आए हैं, तो ये 0.529 n स्क्वायर ओवर z ऑंगस्ट्रम बनेगा। और अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन 0.529 इंटू एन स्क्वायर ऑंगस्ट्रम हो जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम या आइन लेंगे, इसके क्या मीनिंग है? इसके मीनिंग है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कोई और ऐसी हम आइन ले लें जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी एग्जांपल हीलियम प्लस है, लिथियम 2+2 है, ब्रिलियम +3 है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। फिर कैसे करेंगे? फिर देखिए लिखा हुआ Rn, ये 4 हाइड्रोजन लाइक एटम के नीचे वाली लाइन में Rn इज इक्वल टू RHn ओवर Z। इसके मीनिंग ये है कि आप किसी हाइड्रोजन लाइक एटम या आइन का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, तो जिस ऑर्बिट में उसका रेडियस फाइंड करना चाहते हैं उस ऑर्बिट में पहले हाइड्रोजन का रेडियस मालूम कर लें। यानी हमें कहते हैं कि हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस बताइए, तो हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है वो लिख देंगे न्यूमिनेटर में, और नीचे हीलियम के एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी जिस ऑर्बिट के अंदर किसी हाइड्रोजन के अलावा किसी और हाइड्रोजन जैसे आइन का रेडियस मालूम करना है तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्बिट में करना है, तो हम पहले हाइड्रोजन का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्बिट का रेडियस लिखेंगे न्यूमिनेटर में, और उस आइन उस जो कि हाइड्रोजन लाइक है उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से एनर्जी देखिए, एनर्जी हमने पढ़ा है कि पर एटम, जाउल पर एटम और जाउल पर मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हाइड्रोजन लाइक आइंस के लिए करना चाहेंगे तो फॉर हाइड्रोजन लाइक आइंस में देखिए हम जो En हाइड्रोजन लाइक आइन इज इक्वल टू En फॉर हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम की उस n ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में उस आइन की एनर्जी मालूम करनी है उसी ऑर्बिट में पहले हाइड्रोजन की एनर्जी लिखें और उसे जी स्क्वायर से उस आइन के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। उस आइन के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी मालूम करनी है तो हम फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिखेंगे और जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एनर्जी फाइंड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जी स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर इंटू 1 ओवर n2 स्क्वायर, हर्ट्स में आएगा ये आंसर या साइकिल पर सेकेंड में।
इसमें याद रखेंगे हम कि n1 लोअर ऑर्बिट है, n2 हायर ऑर्बिट है। जिन दो ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं उनमें से जो लोअर ऑर्बिट है वो n1 की जगह आएगा और जो हायर ऑर्बिट है वो n2 की जगह पर आएगा। मतलब अगर हमें वो कहें कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड में चला गया है तो n1 की जगह 1 लिखेंगे लोअर ऑर्बिट, n2 की जगह 2 लिखेंगे। तो आम तौर पे ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं कि उसकी प्रॉब्लम भी हमारी टेक्स्ट में ज़्यादा नहीं दी गई। क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वेव नंबर से रिलेटेड। तो वेव नंबर एक तो याद रखें, वेव नंबर जो है वो 1/λ के इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, यानी कि अगर हमें वेव नंबर मालूम हो जाएगा तो हम वेव लेंथ भी कर सकते हैं मालूम, या वेव लेंथ से वेव नंबर कर लेंगे इन्वर्स लेके। तो अभी इसकी इक्वेशन ये है कि 1.09678 इंटू 10⁻⁷ इसे रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इंटू 1/n1² इंटू 1/n2² पर मीटर इसका आंसर है। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए है ये वैल्यू, हाइड्रोजन एटम के लिए फ्रीक्वेंसी की भी है उसकी वेव नंबर की। तो जब इलेक्ट्रॉन सपोज करें हमें वो कहते हैं हाइड्रोजन एटम में सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट में मूव किया है, तो हम n1 की जगह सेकंड लिखेंगे, n2 की जगह 4 लिखेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये वेव नंबर आएगा उस रेडिएशन का जो इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, अगर फोर्थ से सेकंड में आएगा तो इमिट करेगा। छोटे से बड़े ऑर्बिट में जाएगा, लोअर से हायर में तो एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो इमिट करेगा। तो जो भी दो ऑर्बिट वो हाइड्रोजन एटम के लिए कहेंगे उनमें से जो स्मॉलर ऑर्बिट n1 की जगह लिखेंगे, हायर ऑर्बिट n2 की जगह लिखेंगे तो इसे सॉल्व कर लेंगे। स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज बनती है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फॉन्ट सीरीज, ये एक तो याद रखना कि इनके रीजन कौन से हैं। लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है, बाल्मर सीरीज विजिबल में, पास्चन, ब्रैकेट और फॉन्ट सब IR रीजन में फॉल करती हैं। इसके MCQ ऐसे पूछ लेते हैं कि ये किस रीजन में जो है वो फॉल करती हैं। फिर ये कि किस ट्रांजिशन के नतीजे में लेमन सीरीज बनती है। तो n1 की जगह 1 लिखा, वही जो वेव नंबर वाला फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, n1 की जगह 1 लिखा है और n2 जो है वो 1 से हायर कोई भी ऑर्बिट है, यानी n2 की जगह 2 लिखें, 3 लिखें, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिखें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जो लाइंस इमिट होंगी वो लेमन सीरीज में फॉल करेंगी और वो रीजन अल्ट्रावायलेट बनेगा। इस तरह से n1 की जगह 2 लिखें और n2 की जगह 2 से हायर कोई ऑर्बिट लिखें तो ये बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और फंड में n1 की जगह 3, 4, 5 लिखेंगे और n2 की जगह 3 से हायर, 4 से और 5 से हायर रिस्पेक्टिवली लिखेंगे तो ये सीरीज बनेगी। कामयाबी बोहर के मॉडल की ये है कि बोहर ने ये फार्मूला डराइव किया है। ये फार्मूला बोहर ने ड्राइव किया है, एटम को जैसा समझा है बोहर ने उसके मुताबिक ये फार्मूला ड्राइव किया है। यानी अगर एटम वैसा है जैसा बोहर ने कंसीडर किया है तो फिर जब उसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करते हैं तो जो एनर्जी उन्हें इमिट करनी है तो या एब्जॉर्ब करनी है तो वो इस फार्मूला के मुताबिक होनी चाहिए। अब ये तो फार्मूला से आ गई वैल्यूज़ इनकी जो कि लायमन, बाल्मर और फंड सब ने मालूम की। इनको जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ से कंपेयर किया गया स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन को एटम्स को एनर्जी दे के, तो जो वैल्यूज़ हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब एक्साइट होते हैं और फिर डी एक्साइट होते हैं और जो एनर्जी इमिट करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को जब मैच किया गया तो एग्जैक्टली लायमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड की जो वैल्यूज़ थी वो उनसे मैच कर गई। यानी कि बोहर ने कामयाबी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया। लायमन से लेके फंड तक जिन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें बताया था कि इसमें ये वेव नंबर वाली वैल्यूज़ नज़र आती हैं, बोहर ने जस्टिफाई कर दिया कि लायमन सीरीज़ कैसे नज़र आती है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आता है तो ये लायमन सीरीज़ नज़र आती है, किसी भी हायर ऑर्बिट से वापस फिफ्थ ऑर्बिट में आता है तो फंड सीरीज़ नज़र आती है।
फिर मोजलेस लॉ है, एक्स रेज एंड द एटॉमिक नंबर, मोजले लॉ की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। ये रिलेशनशिप है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज एंड नोड पे स्ट्राइक करते हैं तो कुछ अननोन रेडिएशन इमिट होती थी। अगर ग्लास पे स्ट्राइक करें तो फ्लोरेसेंस कॉज करते थे। अब कुछ अननोन जब इलेक्ट्रॉन आए और एनोड से टकराए तो वो स्टॉप कर गए तो उनकी एनर्जी ज़ीरो हो गई, और वो एनर्जी तो ख़त्म नहीं हो सकती, तो एनोड जो उस एनर्जी को फिर एक्सरेज की शक्ल में इमिट करता था। और जब वो एक्सरेज, एक्स मैथ में जैसे कहते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, जब वो रेडिएशन जो अननोन रेडिएशन थी उनके बारे में अंदाज़ा नहीं था तो उन्हें एक्स रेज का नाम दिया गया। इसमें ये याद रखना है कि के सीरीज़ होती है, एल सीरीज़ होती है। होता ये है कि असल में जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं नोड से तो उसके के शेल के इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देती हैं, और जो के शेल से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खाली जगह को फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से लोअर के में आते हैं, इसे के सीरीज़ बोलते हैं। और अगर एल सीरीज़ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ है कैथोड रेज की वजह से किसी एटम के अंदर से, और एल से हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एल में वापस आ रहे हैं, तो ये एल सीरीज़ कहलाएगी। इसमें यह याद रखना है कि के सीरीज़ शॉर्टर वेवलेंथ होती है और लॉन्गर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, और एल सीरीज़ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती और शॉर्टर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती। पेज 5, इस पे लुईस डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है। बोहर मॉडल में कुछ डिफेक्ट थे। स्पेक्ट्रम में नज़र आने वाली कुछ लाइंस बोहर ने एक्सप्लेन कर दी, और कुछ लाइंस जो थी स्पेक्ट्रम को जब हम स्टडी करते थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करते थे, तो स्पेक्ट्रम में कुछ एक्स्ट्रा लाइंस अपीयर होती थी, और वो जो स्पेक्ट्रम में एक्स्ट्रा लाइंस अपीयर होती थी वो बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुई। यहाँ एक बात हम समझ लें कि स्पेक्ट्रम कैसे लाइंस, क्या उसमें मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं स्पेक्ट्रम में एक लाइन नज़र आ रही। हम कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे समझो डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया, ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले ली, हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम एनर्जी का एक बूफे प्रेजेंट करते हैं। जैसे खाना खाने का एक तरीका होता है कि हम बाज़ार जाते हैं, मतलब कहीं किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ ना हम बुफे स्टाइल में खाना खाते हैं, पेमेंट एडवांस कर देते हैं और बहुत सारी डिशेस इकट्ठी मौजूद होती हैं, तो हर कोई फिर अपने टेस्ट के मुताबिक जो पसंद करे वो टेस्ट कर लेता है। इसी तरह से समझो कि हाइड्रोजन मालिक्यूल्स हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, जब हमने उनको एनर्जी प्रोवाइड की, तो सपोज करो 1 से लेकर 10 तक, 1 वाली एनर्जी की डिश भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 10 की भी है। ये एनर्जी की डिशेज़ हैं प्रोवाइड की। सबसे पहले तो उस एनर्जी से हाइड्रोजन के मालिक्यूल ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, और हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, कोई एक ही काम करेगा, एक वक्त में एक ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही काम करेगा, या वो एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब करेगा कि पहले से सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, या फर्स्ट से थर्ड में चला जाए, या फर्स्ट से 7 में चला जाए। 7 तक जाने से पॉजिटिव आयन फॉर्म नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही रहेगा। लेकिन एटम तो नहीं उसके अंदर एक है, एटम तो बहुत सारे हैं। सपोज करो 100 एटम्स हैं हाइड्रोजन के डिस्चार्ज ट्यूब में, तो कोई 50 एक किस्म की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, 20 कुछ अलग इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे कि फर्स्ट से सेकंड की बजाय फर्स्ट से फोर्थ में चले जाएं। कोई इतनी एनर्जी एटम में एब्जॉर्ब करेंगे कि उनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके फर्स्ट से 6 में चले जाएं। तो इसलिए जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वो सब हो जाएंगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में गए तो वो वापस आएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे, वो एनर्जी इमिट करेंगे, उस एनर्जी को हम प्रिज्म में से पास करेंगे। प्रिज्म उन एनर्जी की रेडिएशंस को एक दूसरे से अलग अलग कर देगी वेवलेंथ की बेस पे, और हम उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम को जब मौका मिला है एनर्जी एब्जॉर्ब करने का, हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मौका मिला है, तो उन्होंने कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में नजर आने वाली हर लाइन अगर हम एक्सप्लेन कर सके हैं तो इसके मीनिंग ये है कि हमें पता चल गया है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में कहाँ थे और लो एनर्जी में कहाँ पे आए हैं। इसका मतलब हम उस एटम के अंदर एनर्जी स्टेट्स को एक्सप्लेन कर सके हैं, यानी हम ये एक्सप्लेन कर सके हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन
कहाँ रहते हैं एनर्जी के हवाले से, कहाँ वापस आ सकते हैं। तो ये तो बोहर मॉडल ने तो स्पेक्ट्रम जब लाइमैन से फंड तक एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका मतलब बोहर समझ पाए कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं और उन जगहों को उन्होंने ऑर्बिट कहा था। अब मसला ये है कि जब स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, या हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं, तो एक्स्ट्रा लाइंस अपीयर होती थी। वो जो एक्स्ट्रा लाइंस अपीयर होती थी वो बोहर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो सकी। इसका मतलब बोहर ये नहीं बता सके कि कुछ एटम के अंदर कुछ और जगह भी हैं उन ऑर्बिट्स के अलावा जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो फर्दर ऑर्बिट्स के अलावा भी थी, उसके लिए वेव मैकेनिकल मॉडल है। और उस वेव मैकेनिकल की मॉडल की बुनियादें जो हैं, जो उसकी वो 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, उसमें से एक लुइस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है। लुइस डी ब्रोगली ने ये कहा कि जैसे जो वेव नेचर है लाइट की और उसकी एक वेव लेंथ होती है वेव की, इस तरह से पार्टिकल में भी वेव नेचर हो सकती है। जैसे लाइट में ड्यूअलिटी है, ड्यूअल नेचर है, ऐसा पार्टिकल में भी ड्यूअल नेचर है। तो उन्होंने जब ये कहा कि ये पार्टिकल में वेव नेचर है, तो उसके लिए एक इक्वेशन प्रोवाइड की, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ही वाज ridiculed very much at that time. He present his concept in the form of thesis. तो काफ़ी मजाक उड़ाया गया। उसके बाद डेविसन एंड जर्मर ने कुछ 4 साल बाद प्रूव कर दिया कि लुइस डी ब्रोगली जो है वो ठीक कह रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर कंफर्म कर दी एक्सपेरिमेंट से, तो फिर इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। तो ये इक्वेशन है जिससे किसी पार्टिकल जिसका मैस है उसकी हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर ये है, मैस के ये इनवर्स है। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। यहाँ से ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, मतलब वो कॉन्सेप्ट जिसने बोहर मॉडल को डेथ ब्लो दी, नॉकआउट कर दिया, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में ये तय हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते हैं, उसको हम उसकी पोजीशन एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते हैं। फिर इसका एक रिलेशनशिप है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई। डेल्टा एक्स कहते हैं अनसर्टिनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेल्टा पी है अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन यूज़ की जा सकती है इस कॉन्सेप्ट के बाद से कि जब हमने ये पढ़ा कि हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो, किसी चीज़ को भी देखने के लिए ज़रूरी ये है कि हम जो लाइट यूज़ करें उसकी वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल हो या उससे छोटी हो। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जो लाइट चाहिए होगी उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज़ के इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए, और वो एक्सरेज होती हैं। तो अब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखो, अगर किसी की वेवलेंथ कम होगी तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, mv मोमेंटम है। तो जब इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जो लाइट चाहिए वो बहुत छोटी होनी चाहिए, लेकिन उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी चींटी को देखने के लिए उसके ऊपर तोप का एक गोला फायर करते हैं, तो हम उसको देख नहीं सकेंगे, प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे वो किधर गई है। तो मतलब ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी नहीं है, हमारी नॉलेज की शॉर्टकमिंग नहीं है, हमारी इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। इस नेचर में हम किसी ऐसी रेडिएशन से वाकिफ़ नहीं है जिसकी वेवलेंथ भी कम हो और मोमेंटम भी कम हो। एटम पे से अप्लाई करते हैं तो ऐसे है कि अब हम ये नहीं कहते कि हम इलेक्ट्रॉन को वो ऑर्बिट में फिक्स पाथ में मूव कर रहा है। अब हम कहते हैं कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उस पर बात कर सकते हैं कि उसके पाए जाने का इम्कान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। कि ऐसे है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक जुगनू समझ लें और ये देखें कि फायरफ्लाई, एक जुगनू जब जलता है तो नज़र आता है, बुझ जाता है तो नज़र नहीं आता। अगली दफ़ा बुझने के बाद वो जब दोबारा जलेगा तो कहाँ नज़र आएगा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं। या जैसे कोई स्काउंडर है, कोई मुलजिम है, उसको पुलिस तलाश कर रही है किसी शहर में,
तो कुछ एरिया जो है उसको वो कॉर्डन कर ले कि इस एरिया के अंदर अंदर हो सकता है वो शख्स जो है, एक बाल टाउन है तो उसके किसी एक ब्लॉक को वो कर लें, या वापडा टाउन है या कोई और जो भी है, तो कि किसी एक ब्लॉक को कर लें कि इसके अंदर वो उसको उसका इम्कान ज़्यादा है, तो उससे हम फिर ऑर्बिटल बोलेंगे। इसके बाद देखिए स्पेक्ट्रम, उस पर बात हुई है। स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस भी होता है, लाइन भी होता है। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें ये होता है कि लाइंस आर सेपरेटेड होती हैं। कंटिन्यूस में जो लाइंस और कलर्स नज़र आते हैं, यानी किसी एटम को, किसी कंपाउंड को जब एनर्जी दी, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब इमिट की, उसको प्रिज्म में से पास किया, तो उसको जो विजुअल डिस्प्ले लिया, उसकी जो फोटोग्राफी की, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब वो लाइंस, वो कलर्स जो वो इमिट कर रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं तो उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो उसमें डिफ्यूज्ड होते हैं कंटिन्यूस में, उसमें सेपरेटेड होते हैं। इसमें जब कोई बल्क में हो मैटर, इनकैंडेसेंट लाइट, बल्ब को बोलते हैं इनकैंडेसेंट लाइट, उसकी लाइट को, वाइट लाइट है, सनलाइट है जैसे, इसकी एग्जांपल रेनबो है कंटिन्यूस की। उसमें ये होता है कि हम कोई एलिमेंट या उसका सॉल्ट लेके फ्लेम पे हीट करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्वांटम नंबर्स, अब नए मॉडल के बाद जब हम एटम को तलाश करना चाहते हैं किसी एटम के अंदर, तो किसी एटम के अंदर उसमें कैसे उसे तलाश करते हैं, तो ये समझो कि हम उसका एड्रेस ढूंढना चाहते हैं, और उसका एड्रेस यानी जैसे कोई किसी शहर में किसी से मिलने जाए, जैसे लाहौर में कोई आए और ये कहे कि मुझे एक साहब से मिलना है और वो लाहौर में रहते हैं, तो उनका कोई नाम बता दे कि ये साहब हैं और मुझे इनसे मिलना है, तो नाम से तो लाहौर शहर में तलाश नहीं किया जा सकता, या किसी भी शहर में तलाश नहीं किया जा सकता। तो हम कहें नहीं आप एड्रेस बताएं, तो वो कहें कि ऐसा है कि वो हाउस नंबर 4 में रहते हैं और लाहौर में रहते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे तो नहीं तलाश कर सकेंगे। हम कहेंगे पहले आप बताइए वो किस लाहौर के अंदर किस सपोज करो टाउन में रहते हैं, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, कोई ऐसे, तो फिर उस टाउन के अंदर किस ब्लॉक में रहते हैं, उसके अंदर किस स्ट्रीट में रहते हैं, फिर हाउस नंबर बताइए। इस तरह से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जहाँ रहते हैं, कुछ जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कुछ जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, तो जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं शेल। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। तो जैसे जैसे टाउन होते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए शेल होते हैं। जैसे ब्लॉक होते हैं तो टाउन के अंदर ABCD ब्लॉक या नाम से, इस तरह से शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और फिर उसके अंदर हाउस नंबर होता है। तो ये मुख्तलिफ क्वांटम नंबर्स हैं। एक बात याद रखो, जब किसी के नाम के साथ क्वांटम आ जाए तो उसके मीनिंग ये है कि देर आर सर्टन अलाउड वैल्यूज़ विच आर पॉसिबल क्वांटाइजेशन। कुछ वैल्यूज़ हैं जो मुमकिन है किसी के लिए, और कुछ वैल्यूज़ हैं जो मुमकिन नहीं हैं, इसे क्वांटम बोलते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होती, कभी नेगेटिव में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती है, हमेशा होल नंबर में होती है। हमसे वो हमारी बुक ये डिमांड, मतलब वो समझते हैं कि हम इससे पढ़ने के बाद इस काबिल होना चाहिए कि अगर किसी एटम के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हमें वो बता दें तो उसके इन्फॉर्मेशन हम बता सकें कि इससे हम क्या एटम के बारे में एड्रेस को ढूंढने में क्या हेल्प ले सकते हैं। तो इससे नंबर ऑफ शेल पता चलते हैं। N1 हो तो K शेल बोलते हैं, N2 हो तो L शेल बोलते हैं, KLMNOPQ, ऐसे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलती। जितनी N की वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। एनर्जी पता चलती, N और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा था। अगर हमें किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है, अब N ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, शेल बोलेंगे, क्योंकि ऑर्बिट जो था वो बोहर मॉडल का कॉन्सेप्ट था, शेल है मॉडर्न मॉडल का कॉन्सेप्ट। तो अगर N का हम स्केयर ले लें तो उससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाते हैं उस शेल के अंदर। अगर 2N स्केयर ले लें तो उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता चल जाती। सपोज करो N की वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, इसका मतलब है सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या क्या पता चलता है? सब शेल्स का पता चलता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2, 3 हैं, और इसकी वैल्यू 0 से लेके N-1 तक होती। इसकी MCQs के लिए याद रखना कि L की वैल्यू N की वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, हमेशा उससे 1 लेस होती है। L की वैल्यू जब भी 0, 1, 2, 3 होगी इसका मतलब है S, P, D, F सब शेल। L की वैल्यू अगर हमें बता दें, किसी की L की वैल्यू हमें मालूम हो एजीमुथल क्वांटम नंबर की,
तो 2l+1 फार्मूला अगर हम ऐड करें तो उससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाते हैं उस सब शेल के अंदर। ऊपर किया था कि शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पर कि किसी सब शेल के अंदर। अब एल की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 2l+1 बनेगा 3। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, और अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो पता चल जाएगी, क्योंकि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेज 6 पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यूज़ पॉसिबल देखनी हो तो 0 अप टू +l -l, मतलब अगर l की वैल्यू है 1 तो हम -1 से शुरू करेंगे, फिर 0, फिर +1। l की वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2, ये इसकी टोटल वैल्यूज़ हैं। और इससे क्या पता चलता है? ऑर्बिटल्स, कि किसी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। टोटल वैल्यूज़ m देखनी हो तो 2l+1। तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से हम जी मैन और स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। यानी ये जो पी एक्स, पी वाई, पी जी हैं, ये डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। तो लिहाजा जब एनर्जी सेम नहीं रहती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन पी एक्स से पी वाई या पी जी से पी एक्स में आते हैं तो एनर्जी इमिट होती है और एक्स्ट्रा लाइन इमिट होती थी। उसे जी मैन और स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस थी जो कि पहले 3 क्वांटम नंबर से फिर एक्सप्लेन होने के बाद फिर कुछ लाइन बच गई थी, तो वो एक्सप्लेन होती हैं जब हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व करने के साथ साथ स्पिन भी करता है। जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है और स्पिन भी करती है। तो स्पिन 2 तरह से होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें याद रखिए +½ अल्फा स्पिन कहलाती है, -½ बीटा स्पिन कहलाती है। अल्फा स्पिन में एंटी क्लॉकवाइज होती है और बीटा स्पिन क्लॉकवाइज होती है। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। फिर नीचे एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि n1, n2, n3, n4 के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी n का मतलब शेल था, अगर फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, 4 शेल है, तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो n1 के नीचे लिखा हुआ K2, n1 यानी पहला शेल उसे K कहते हैं और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n2 के नीचे लिखा हुआ L8, सेकंड शेल को L कहते हैं, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह से m में 18 और n में 32, और साइड पे लिखा हुआ है 2n²। इससे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं। तो n1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। फिर हमारे पास L2n-1 जो है, इससे हमें पता चलता है, यानी अगर n की वैल्यू पता है और अब हम L की वैल्यू देखना चाहते हैं। L की वैल्यू कैसे देखते हैं? L की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू करते हैं, हमेशा, और n से एक कम वैल्यू तक रहते हैं। अब n की वैल्यू 1 है तो 0 और वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि 1 - 1 0 है। n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1, 2 से पहले रुक गए स्टेप। n की वैल्यू 3 है तो 0 1 2, n की 4 है 0 1 2 3। जितनी L की वैल्यूज़ होंगी किसी शेल के अंदर, उतने उस शेल के अंदर सब शेल होंगे। इसका मतलब पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है S, दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं S और P, और फोर्थ में S P D F हैं। फिर 2l+1 से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाते हैं। यानी हमें पता चल जाता है कि S तो एक ही होता है, P 3 होते हैं, D जो है वो 5 होते हैं और F 7 होते हैं। और इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल कैसे पता चलते हैं, अभी हम पिछले पेज पर पढ़ के आए हैं कि n² अगर ले लेंगे तो नंबर ऑफ सब शेल पता चलेंगे। शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो चूँकि हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उससे पता चलती है शेप। तो L की जो वैल्यूज़ हैं पॉसिबल 0 1 2 3 हैं। S स्फेरिकल होता है, L1 हो तो P डम्बल शेप होता है, D में भी डम्बल है, L भी डम्बल शेप है। इनके लूब्स में फ़र्क है। S में तो कोई लूब नहीं होती है और कोई एक्सिस नहीं है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, सब तरफ से एक जैसा होता है। P जो है उसमें 2 और D और F में इस तरह से 4 और 6 लूब्स होती हैं। पेज 7, इस पे इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखी जाती है, उसमें 3 रूल्स हैं बेसिक।
उनमें ऑफबॉ प्रिंसिपल है, हंड्स रूल है, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। तो ऑफबॉ प्रिंसिपल जो है उस ऑफबॉ जर्मन वर्ड है, इसके मीनिंग ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिलिंग अप। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, फिर हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना चाहिए। और तो हंड्स रूल है। हंड्स रूल ये कहता है कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है पी एक्स, पी वाई, पी जी, तो इलेक्ट्रॉन पहले इनमें अलग अलग प्लेस होंगे और सेम स्पिन के साथ होंगे, और अगर पेयर अप करना पड़ेगा तो फिर इनकी स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी। अगर और ये पी एक्स, पी वाई, पी जी की एनर्जी सेम है, और जब इनकी एनर्जी सेम होती है तो इसके रिजल्ट में इनकी स्पिन भी सबकी सेम होगी, इन सबकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, सबका मैग्नेटिक वेक्टर भी सेम होगा। और जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो P3, D5, F7 ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और P6, D10, F14 ये फुल फील्ड हैं, ये हाईएस्ट स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, याद रखने के लिए वही एक छोटे बच्चों को भी जैसे समझाते हैं कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल। पहले सबको दो दो दफ़ा लिख लें, एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। फिर ये है कि सिर्फ एस को नंबरिंग करें, 1 2, जहाँ जहाँ एस है सिर्फ एस को नंबरिंग करें 1 से 8 तक। फिर पी को नंबरिंग करें और पी को 2 से शुरू करें और जितने पी हैं उनको नंबर करें। फिर डी को नंबरिंग करें और 3 से, जो पहला डी नज़र आ रहा है उसे 3 लिखें और फिर ऑनवर्ड चलें। और फिर उसके बाद एफ को नंबरिंग करें और उसके बाद 4 लिखें और ऑनवर्ड चलें। इलेक्ट्रॉन्स एस में मैक्सिमम 2, पी डी एफ में मैक्सिमम 6, 10 और 14, मैक्सिमम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये N+L रूल, वेज़र्स रूल, जेनेट्स रूल कहलाता है। इसमें इस तरह से है कि हम लेफ़्ट से फिल करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, 1s, 2s, 2p, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाए वहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन हमारी मुकम्मल हो जाती है। और किसी भी जो है में SPDF में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पेज 8 पर देखें, कुछ थोड़ी कैसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं इस चैप्टर के, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन 2 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन है। हमने पढ़ा था कि E/m की जो वैल्यू है, ये जो चार्ज है, इतने कूलम चार्ज 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। इसे डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड में E/m इज़ मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज़ दे दी है, ड्यूटेरियम है, H+ है, G+ है, हीलियम+ है, हीलियम डाइपॉजिटिव आयन है। नीचे हिंट दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर चार्ज की वैल्यू लिखनी है, तो ड्यूटेरियम पे A, B और अल्फ़ा, बीटा और चार्ली पे +1 चार्ज है, सबके न्यूमिनेटर 1 है। डेल्टा में उस पर चार्ज +2 है तो न्यूमिनेटर 2 है। और नीचे जो है मैस लिख दिया, हाइड्रोजन का मैस 1 है तो ड्यूटेरियम का उससे डबल होगा, हीलियम का 4 होता है। तो इससे हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम किसकी आएगी, मिनिमम किसकी आएगी। कोई स्पीशी हमें दें तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर चार्ज कैसे लिखते हैं और मैस नीचे लिखते हैं, तो बीटा आंसर हो जाएगा। यूनिट्स है H के, प्लैंक्स कांस्टेंट, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें डेल्टा है क्योंकि यूनिट जॉल सेकंड होते हैं, जॉल पर सेकंड है। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, तो हमने जो पास्टुलेट पढ़ा था कि mvr=nh/2π, तो जो इंटीग्रल मल्टीपल उर्दू में जैसे इसे कहेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करके h/2π को तो एंगुलर मोमेंटम बनता, तो n से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि n ही चेंज हो सकता है, h/2π तो चेंज नहीं हो सकते, n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है। दो एक्सपेरिमेंट हैं, एक तो ये कि डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये पार्टिकल नेचर है, तो लाइट तो ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं करती है। और दूसरी बात वो जो पेडल को मूव करता है, मोमेंटम है इसमें, ये दोनों पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। फ्लोरेसेंस तो लाइट कॉज करती है, पार्टिकल ज़रूरी नहीं है, वैक्यूम से लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ही जो है वो शेडो काज करती है, तो काज शो लिखा है, काज शेडो है ये। अच्छा 6 विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैथोड रेज तो पार्टिकल है, रेडिएशन नहीं है। रेडिएशन वो होती है जिसका मैस नहीं होता,
पार्टिकल और मैस में ये फ़र्क होता है, रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, मैस नहीं होता। स्पीड ऑफ कैथोड रेज क्या है? किसी की भी स्पीड इस वर्ल्ड में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना इक्वल हो सकती है, वरना तो सब न्यूटोनियन और आइंस्टाइनियन फिज़िक्स जो है वो तो काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो, कैथोड रेज हो या कुछ भी हो, उनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम नहीं होगी। एक द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ गामा रेज एंड एक्स रेज, देखिए दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो सनलाइट से हम तक पहुंच रही है, सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही हैं, तो सबकी स्पीड सेम है। तो जब एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं तो रेशो जो है वो 1 आएगी। पेज 9 पर क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 14 इज, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? तो एटॉमिक नंबर 14 है, कॉन्फ़िगरेशन हीट में देखें कर ली गई है। ऑर्बिटल्स देखें, जब डी और एफ पी बोलेंगे तो ये सब शेल हैं, ऑर्बिटल बोलेंगे तो पी एक्स पी वाई पी जी, तो ये देख लिया। तो अब इसमें एक तो थर्ड शेल आ गया तो डी इन्वॉल्व हो गया, तो डी के पांचों ऑर्बिटल्स वेकेंट हैं, और पी में पी एक्स पी वाई 2 इलेक्ट्रॉन है, पी जी भी वेकेंट है, तो टोटल वेकेंट ऑर्बिटल जो हो गए फिर वो हमारे पास 6 हो गए, 5d और 1p। विच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इमिट मैक्सिमम एनर्जी, एक तो एनर्जी इमिट होनी है, लिहाजा हायर से लोअर में आना है। तो फिर देखें एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में होता है? फर्स्ट जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, और जैसे हम मूव करते जाते हैं तो एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। शुरू में ऑर्बिट्स का एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है और हायर ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस 1 से 4 में होगा, लेकिन वो 1 से 4 में जा रहे हैं, वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इमिट नहीं होगी। तो फिर बाकी जो है, बाकी सब में एनर्जी इमिट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस चूँकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में, तो वहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा इमिट होगी। 11 क्वेश्चन, पार्टिकल विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस विदाउट चेंजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो न्यूट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, जब ये न्यूक्लियस में ऐड होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, इसका मतलब एटम चेंज हो जाता है, एटम चेंज हो जाता है तो प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाती हैं। तो न्यूट्रॉन से सिर्फ आइसोटोप बनता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, बाकी सबसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है। क्वेश्चन 12, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, और s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि L 0 है तो उसके लिए m भी 0 होगा। क्वेश्चन 13 देखो, एक क्वेश्चन से कुछ काफ़ी सारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे कि एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 14 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, तो आप देखो इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि वैलेंस शेल के अलावा पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही होंगे हमेशा, अनपेयर्ड तो वैलेंस शेल में ही हो सकते हैं। तो पी एक्स पी वाई में है 2। नंबर ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो पी एक्स और पी वाई में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो टोटल ऑर्बिटल्स जो है वो इसमें 9 हैं। और इसके अलावा आप देखें इसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं जो हमारे पास ऑर्बिटल्स ये एस पी एक्स पी वाई पी जी, इन सबको ऑर्बिटल्स कहते हैं। कंप्लीटली फिल्ड जो हैं तो आप ये पी एक्स पी वाई को छोड़ दें, सबको काउंट कर लें, 6 बनेंगे। नंबर ऑफ अनफिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो एक ही है, पी जी है। पीरियड नंबर एलिमेंट का क्या है, तो जो इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी वो 3 है मैक्सिमम नंबर, तो वो पीरियड का नंबर होता है, वो वैलेंस शेल का नंबर होता है। ग्रुप से किससे बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। लास्ट क्वेश्चन, वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर में बात याद रखें कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक किसी एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो इसका आंसर डेल्टा है करेक्ट। बाकी सब में प्रॉब्लम है। अल्फ़ा में आप देखें कि अल्फ़ा में n की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 0 है, तो L की वैल्यू 0 तो m 1 हो ही नहीं सकता, L 0 होता है m 0 ही होता है। इसी तरह से बाकियों में भी है, और करेक्ट क्वांटम नंबर वैल्यूज़ जो हैं वो डेल्टा है। हमने चैप्टर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखा है, उनके MCQs कैसे हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश की है।
कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई होते हैं ज़्यादातर, किन वैल्यूज़ को हमने याद रखना है, हमने इसमें पढ़ा है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।